नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारी इस एमसीक्यू की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। इसमें हम लोग लगातार अपने किसी न किसी टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप अपना क्लास खत्म हो जाने के बाद स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, डोलड्रम्स क्षेत्र किससे संबंधित है? चक्रवात से, उच्च दाब या क्षेत्र से, भूमध्यीय निम्न दाब क्षेत्र से, उपोष्ण कटिबंधीय पवनों के से संबंधित है। तो आखिर डोलड्रम्स है क्या बेटा? तो डोलड्रम्स जो है ये भूमध्य रेखा जो होती है, इसके आसपास का जो निम्न दाब क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? निम्न दाब। तो यहाँ पे जो भी निम्न दाब क्षेत्र है उसे हम सही मानेंगे। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और क्या विशेषता हो जाती है? यहाँ पर तापमान अधिक होता है। क्या होगा? तापमान अधिक हो जाता है। और इसके साथ में जो पवनें होती हैं, पवनें कमजोर होती हैं और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वायु जो प्रवाह होता है वो ज्यादा होता है। इसे शांत पवनों का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह प्रश्न जो आपका पूछा जाता है, ये खासकर जो है वैश्विक जो पवनें वगैरह हैं उनके संदर्भ में आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी पश्चिमी वाहिनी नदी कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है या फिर माही है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आखिर जो यहाँ पे पश्चिम की दिशा में, जैसे कि यहाँ पे आप ये पूरब आपका हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप भारत बनाएंगे तो इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है पश्चिम की तरफ, वो कौन सी है? पश्चिम की तरफ से आपने जो पढ़ी है, दो नदियों के बारे में पढ़ा है जो आपके फ्रांस वैली में है। एक आपकी नर्मदा नदी है, दूसरी आपकी ताप्ती नदी है। तो दोनों नदियां यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी नर्मदा नदी हो जाती है। ये किस में बहती है? तो ये रिफ्ट वैली में बहती है, मतलब भ्रंश घाटी के अंतर्गत बहती है। तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एल नीनो घटना का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? भूकंप पर, ज्वालामुखी पर, मानसून पर या फिर महासागरीय धाराओं पर? तो यहाँ पे एल नीनो जैसे कि इस बार प्रभाव को देखा जा रहा है, जो इस बार भारत का प्रभाव है, या कहें कहीं ना कहीं एल नीनो का प्रभाव पूरे विश्व की जलवायु पे पड़ जाता है। तो उसी तरह से लेकिन सबसे ज्यादा जो है भारत की जलवायु को पड़ता है। तो सामान्यतः ये मानसून के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करता है। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो एल नीनो जो है प्रशांत महासागर की एक जलवायु घटना है जिसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। इसके कारण क्या है? वर्षा सामान्य से कम रहती है, जिसे इस बार आप देखेंगे। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? गंगा के मैदान में, तटीय मैदान में, थार मरुस्थल में या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ड्राई जो कृषि है, ड्राई फार्मिंग, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी, वहीं पर की जाएगी। तो ये जो थार का मरुस्थल आपका होता है बेटा, यहाँ पर आपका ड्राई फार्मिंग की जाती है। शुष्क कृषि हमेशा जो है जहाँ पे मरुस्थल एरिया होगा वहीं पे किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे मुख्यतः क्या होता है? मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज यहाँ पे उगाए जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है, चिल्का झील है या फिर सांभर झील है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो चिल्का झील है ये आपका सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये बेटा आपके ओडिशा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है और सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो आते हैं, वो रुकते हैं, इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भू भू आकृतिक अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्तियां हैं या फिर भूकंप है? मुख्यतः ये इरोजन जो होता है, इसमें भू आकृतिक जो इरोजन होता है उसके बारे में पूछा गया कि जियोमॉर्फिक इरोजन आखिर है क्या? तो इसमें हमेशा जो होता है इरोजन, ये आपकी बाह्य शक्तियों से होता है। जो भी बाहरी शक्तियां होती है, जैसे कि नदी हो गया, पवन हो गया, हिमनद हो गया और समुद्री तरंगे, ये सभी जो है इस पे मुख्यतः निर्भर करता है। उसी से जो है ये इरोजन होता है। चलते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में है, ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर महाराष्ट्र में है बेटा? तो यहाँ पे जो बॉक्साइट की बात कर रहा है, बॉक्साइट आपका सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जो कि खनिज संसाधनों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है, हिमाचल है, हिमाद्री है या फिर अरावली है बेटा? तो यहाँ पे जो आपको याद रखना, जो हिमाद्री है ये इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस? महान हिमालय, महान हिमालय के नाम से। और ये जो है सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के रूप में आती है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, इसी श्रेणी में स्थित है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर पड़ता है? तापमान पर पड़ता है, वर्षा पर पड़ता है, पवनों की दिशा पर पड़ता है या फिर वायु दाब पे पड़ता है? तो यहाँ पे आपको जो सही हो जाएगा, जो कोरियोलिस का बल है इस पे आपकी पवनों की दिशा पे पड़ता है। हमेशा जो है ये दिशा होती है, घूर्णन की दिशा इसको बदल देता है। हमेशा जो है अगर बात करते हैं तो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित कर देता है, पवनों की दिशा को प्रभावित कर देता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, जैसे कि दो गोलार्ध हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो जो पवनें आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती हैं ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं, मतलब दाईं तरफ मुड़ेंगी। और जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसमें क्या है, इसमें बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, इस तरफ मुड़ जाती हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। कहाँ पे? और इसमें दाईं तरफ और इसमें बाईं तरफ, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ये कोरियोलिस बल के कारण ही होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है? तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो गुजरात राज्य है ये आपका सबसे लंबा जो है तटीय मार्ग है, मतलब तटीय सीमा इसी के साथ लगती है। ठीक, अब जैसे लगभग कितने किलोमीटर की बात करते हैं, तो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लंबी है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है, तो वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? अभी ये हमको लगता है इसके पहले वाली ज्योग्राफी की क्लास में इसी से काली मिट्टी से जुड़े हुए ही प्रश्न को हमने बताया था। वहां पे लेकिन क्या था, वहां पे रेगुर मिट्टी का जिक्र किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है काली मिट्टी को जाना जाता है। खासियत क्या है, ये नमी को धारण करने की क्षमता ज्यादा होती, जिससे यहाँ पे क्या पैदा होगी? कपास पैदा होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका असम राज्य है, असम राज्य में सर्वाधिक जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। ये आपसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका। कॉफी पूछेगा तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, लेकिन चाय पूछेगा तो आपका असम राज्य हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अपक्षय अपरदन में मुख्यतः अंतर क्या है? क्लियर? आप जैसे इसमें बात करते हैं स्थान का है, समय का है या फिर प्रक्रिया का है या फिर आपकी दिशा का है। तो यहाँ पे जो वेदरिंग होता है और जो आपका इरोजन होता है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में प्रक्रिया का अंतर होता है कि किस प्रक्रिया से कहाँ पे अलग हो रहा है। जैसे कि अपक्षय की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका चट्टानों का टूटना है ये होता है उसी स्थान पे होता है, और जो अपरदन होता है, अपरदन में दूसरे स्थान पे आते हैं। अपक्षय मतलब जो आपका वेदरिंग होता है ये उसी स्थान पे टूट जाता है, उसी स्थान पर। और वहीं पे अपरदन की बात करते हैं, ये उड़कर अलग चले जाते हैं, उड़कर अलग, उड़कर जाएं या किसी भी माध्यम से जाएं, जैसे नदियां हैं वो अलग ले जाती हैं। तो जब अपरदन के टूटे हुए पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे अपरदन कहा जाता है, और जब उसी स्थान पर रहता है तो उसे आपका अपक्षय कहा जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर केरल में है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहा है तो ये आपका बिहार में आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या तो आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये आपके बिहार में पाया जाता है। इसमें क्यों? क्योंकि सीमित भूमि है और जनसंख्या कहीं ना कहीं अधिक है, तो इसीलिए बढ़ जाता है। चलते अगले प्रश्न पर हम। कटाव का सर्वाधिक प्रभाव किस नदी के किनारे देखा जाता है? यमुना नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो यहाँ पे बेटा आधे लोगों को गेस कर लिया होगा, जो कोसी नदी है, कोसी नदी के किनारे ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे आपका बिहार का शोक भी कहा जाता है। इतना ये नदी का परिवर्तन करता है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो यही सर्वाधिक तौर पे कटाव यहाँ पे करती है। तो दोस्तों, आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये आपको जो है कमेंट करना है। कमेंट करने के साथ में जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर भी बताना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो इन दोनों चीजों को अपना स्कोर कार्ड और साथ में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। चलते हैं, देख लेते हैं जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। हमने प्रश्न आपसे पूछा था तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बरनी थे, मिनहाज उल सिराज थे, इब्न बतूता थे या फिर आम अब्दुल हामिद थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिनहाज उस सिराज जो है किसके लेखक हैं? तबकात ए नासरी के लेखक हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? तो जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से ये संबंधित है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है गुलाम वंश और जो प्रारंभिक सल्तनत काल है उसका विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर को भी आपको याद रखना है। कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल हमारी क्लास आपकी राज्य व्यवस्था की रहेगी। और साथ ही में अब क्लास को छोड़ने के पहले हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।